एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियाना एंड वेलकम टू टैक्स की क्लास एज वेल। तो पिछले क्लास में हमने देखा था, जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था उसमें ओन इनकम के बारे में बात की गई थी, जो करंट ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में ही हमने कमाया, प्रीवियस ईयर में ही हमें टैक्स दे के जाना है। रीज़न वाज वेरी ऑब्वियस कि सरकार हमारे पीछे घूमती नहीं रहेगी कि भाई पैसा दे जाओ या आपने जो कमाया था उसके बदले का टैक्स दे जाओ। गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो बोलती है कि भैया आज दे के जा सकते हो तो कमाओ वरना फिर रहने दो। सो एनीवेज, आज का टॉपिक इज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस आपने बहुत बार सुना होगा कि अक्षय कुमार एनआरआई हैं, या बहुत सारे और भी एनआरआई कनाडा वाले लोग। सो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि एनआरआई है, एनआरआई है। आज आपको पता चलेगा कि एनआरआई कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि मैं अपना रेजिडेंशियल स्टेटस, सबसे पहले तो कि मैं क्या हूँ। मैं एनआरआई हूँ, मैं रेजिडेंट हूँ। रेजिडेंट में भी दो टाइप्स के लोग होते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर मैं एनआरआई हूँ तो क्या बात हो गई, अगर रेजिडेंट हूँ तो क्या बात हो गई, और रेजिडेंट आरएनओआर जो तीसरा एक कैटेगरी है वो हूँ तो क्या बात हो गई। क्या डिफरेंस पड़ता है मेरी ज़िंदगी में, क्या अलग हो गया। सो इसका अलग इसके अगले शीट में, जो कि ये यहाँ पे है, आप यहाँ पे देखो कि नॉट इन दिस, इसके अगले शीट में है, सॉरी। ये रहा इनकम बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 5। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेक्शन 5 हमें बता रहा है कि हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस, कि हम रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट, ये दोनों लोग रेजिडेंट हैं, ये आर ओ आर और आर एन ओ आर, या फिर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ यानी कि एनआरआई। तो इसके बेसिस पे मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा कि कौन सी इनकम मेरी टैक्सेबल होगी, यानी कि इंडिया में मानी जाएगी, कौन सी इनकम ये मानी जाएगी कि इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, दूसरे देश में टैक्स लगेगा। ये इस बात से डिसाइड होगा कि मैं रेजिडेंट हूँ या नहीं हूँ, मैं आर ओ आर हूँ या आर एन ओ आर हूँ। और एक क्वेश्चन और ये भी है कि आर ओ आर होता क्या है, आर ओ एन ओ आर होता क्या है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से, जो हमें बताता है रेजिडेंशियल स्टेटस। और सेक्शन 5 हमें बताता है कि बेसिस ऑफ दिस सेक्शन 6 की हम जो भी रेजिडेंट हैं, जो भी हमारा स्टेटस है, उसके बेसिस पे हमारी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 6। इस पे क्वेश्चंस 90% से ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में आए। सो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये भी, एक ये सेक्शन और एक सेक्शन 10, इस वाले इम्पोर्टेंट चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 में से सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम, इस चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो एनीवेज, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बोले तो मैं और आप, बोले तो इंसान। दो कंडीशन है इसमें, कंडीशन ए, कंडीशन बी। सबसे पहला देखते हैं कंडीशन ए। तो कंडीशन ए क्या कहता है कि हम इंडिया में कम से कम 182 दिन साल भर में रहे होने चाहिए। एक कंडीशन इजी सी। दूसरा, इसमें कंडीशन बी, और बीच में ध्यान रखिएगा कि बीच में और यूज हुआ है, यानी कि इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर हमने पूरी कर दी तो ये माना जाएगा कि कंडीशन है पूरी हो गई। नाउ, एक कंडीशन है तो ये है कि 182 दिन या उससे ज़्यादा रहे, तो फिर आप रेजिडेंट माने जाओगे। दूसरा ऑप्शन है कि अगर सपोज कि आप इस साल 182 दिन से कम रहे, तो फिर भी एक दूसरा तरीका है जिससे ये लोग पता करेंगे कि आप रेजिडेंट हो या नहीं, और वो ये है कि पिछले 4 साल में, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में, आप कम से कम एटलीस्ट 365 दिन इंडिया में रहे हो, और इस साल में कम से कम 60 दिन इंडिया में रहे हो। अगर ये दोनों कंडीशन आपने पूरी कर दी तो भी आपका कंडीशन ए फुलफिल माना जाएगा। ठीक है, तो एक ये कंडीशन हमारी हो गई। नाउ दूसरी कंडीशन, जैसे ही आपने कंडीशन ए पूरी कर दी, इसका मतलब आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट तो नहीं हो। जैसे ही आपने ये पूरा किया, यानी कि आप ये दोनों कंडीशन में से, आप कंडीशन ए आपका जैसे ही यस हो गया, उसका मतलब आप रेजिडेंट तो हो। अब हमें ये देखना पड़ेगा इसके बाद कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, यानी कि सामान्यतः, यानी कि नॉर्मली इंडिया में ही रहते हो, या फिर आना जाना लगा रहता है आपका, कौन से वाले टाइप के हो। ठीक है, तो एनीवेज, आपका कंडीशन ए पूरा हुआ तो आप रेजिडेंट हो। अगर आपका कंडीशन ए पूरा नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही आपका कंडीशन ए पूरा नहीं होता, इसमें नो आया, आप सीधा नॉन रेजिडेंट हो, आपको कुछ नहीं देखना उसके बाद, आप सीधा बन गए एनआरआई, सीधा कनेडा वाले अंकल।
बट एनीवेज अभी हमें यहाँ पे दो स्टेटस और देखने हैं कि हम रेजिडेंट तो हैं बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट पता करने के लिए हमारे पास है कंडीशन बी। ये भी हमारे सेक्शन 6 में ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन बी क्या बोल रहा है कि पिछले 10 साल में से 2 साल आप रेजिडेंट होने चाहिए, पूरे इंडिया में रहने चाहिए, पिछले 10 साल में से 2 साल। एंड यानी कि ये दोनों कंडीशन हमें देखनी है, दोनों कंडीशन। एंड इंडिया में पिछले 7 साल में कम से कम 730 दिन, कम से कम 730 दिन। ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। अगर हो गई तो आप कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? यस, आपका कंडीशन ए भी फुलफिल हो गया था। यस, आपका कंडीशन बी भी फुलफिल हो गया। तो आप क्या बन गए? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ROR। अगर आपका पहला वाला कंडीशन, कंडीशन ए फुलफिल हो गया, आप ये तो फुलफिल कर गए, लेकिन आप फंस गए इसमें, यहाँ कंडीशन भी आपका फुलफिल नहीं हुआ, तो बधाई हो, आपको RNOR हुआ है, यानी कि रेजिडेंट तो हो आप, लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो, चक्कर मारते रहते हो भैया बाहर क्या। और तीसरा ऑप्शन तो बड़ा क्लियर है जी, कंडीशन ए आपकी फुलफिल नहीं हुई तो आप NRI हो गए, आप हो गए कनाडा वाले अंकल। ये यहाँ पे जैसे नो हुआ वैसे ही आप हो गए NR, इसी को बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब इसके आगे एक्सेप्शंस, कुछ लोग बोलेंगे छोड़ दिया भैया एक्सेप्शन, तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। आपको अगर इसके आगे थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि दो एक्सेप्शन और आ गए, तो मेन जो था वो अभी तक था, कुछ उसके एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको एक बार देख तो ज़रूर लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं है, बहुत नॉर्मल से हैं। तो यहाँ क्या बोलता है कि इंस्टेड ऑफ 60 डेज 182 डेज शैल बी चेक्ड, यानी कि इस वाली कंडीशन में जो ये 60 डेज दिख रहा है ऊपर, इसको हम 182 दिन पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे जी? यानी कि कम से कम पिछले साल में हमें 60 दिन नहीं 182 दिन ही रहना पड़ेगा। कब? दो केसेस हैं फॉलोइंग केसेस में। वो दो केस कौन कौन से हैं? कि एक इंडियन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंसान जो इंडियन ओरिजिन का हो, इंडियन ओरिजिन का हो यानी कि इंडिया में पैदा हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में, या तो वो पैदा हुआ हो या उसके पेरेंट्स पैदा हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, या फिर भारत का कोई नागरिक जो कि भारत से बाहर है, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू विजिट इन इंडिया फॉर एनी प्रीवियस ईयर, यानी कि वो इंडिया में कभी घूमने आया। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा जो, ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स इंडियन थे, या आपके चाचा ताऊ जो कि अभी अमेरिका, US, कनाडा कहीं सेटल हो गए हैं, वो लोग अगर इंडिया घूमने आ रहे हैं 60 दिन के लिए, और मान लो हर साल आ रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं बन जाएंगे ये रेजिडेंट। उन लोगों को लिए अलग से बोल दिया भैया तुम लोग NRI हो, NRI ही हो। कनाडा वाले अंकल 2 महीनों के लिए इंडिया आ जाए तो उनको रेजिडेंट नहीं बोल देंगे। ठीक है, एक एक्सेप्शन हो गई ये। दूसरा, एन इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, ये सेम है ऊपर वाले से। ठीक है, आदमी होना चाहिए, या तो उसका पेरेंट्स या वो खुद इंडिया में पैदा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि बंटवारे से पहले का इंडिया, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को भारत ही माना जाता है। और इंडियन सिटीजन, यानी कि भारत का नागरिक। अगर इनमें से कोई भी ये इंसान भारत छोड़ता है प्रीवियस ईयर में, इसने इंडिया छोड़ दिया प्रीवियस ईयर में, एज मेंबर ऑफ क्रू, मेंबर ऑफ क्रू बोले तो, क्रू क्या होता है आपको पता है ना, इंडियन शिप का जैसे क्रू होता है प्लेन का, जो सपोर्ट करने के लिए वहाँ के फंक्शन सपोर्ट करते हैं वो लोग, वैसे ही शिप में सपोर्ट करने के लिए जो स्टाफ होता है, सफाई का ध्यान रखने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, वो स्टाफ का अगर आप पार्ट वर्क के इंडिया से बाहर जॉब करने जा रहे हो, और उसी के लिए आप बीच में 6 महीने के लिए 60 दिन के लिए आए, तो आप रेजिडेंट नहीं होगे, आपके लिए 60 दिन नहीं 182 दिन गिने जाएंगे। और जैसे आप भैया 182 दिन गिन रहे हो, एक बात अगर आप सोचो, 182 दिन, इन दोनों केस में इसने क्या बोल दिया कि इस साल हमें कम से कम 182 दिन रहना है, दोनों केसेस में यही बोला गया ना। तो जब 182 दिन आदमी रह जाएगा तो ये वाली कंडीशन तो वो देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो यहीं पे फंस गया, 182 दिन तो वो रह गया भारत में।
है ना। तो दूसरी कंडीशन उसको वैसे भी देखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी भारत में रेजिडेंट हो ही गया। तो सीधी सी बात, अगर क्रक्स में आपको बताऊं, इन लोगों के लिए दूसरा कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वो पहले में फॉल किया तो ठीक है, नहीं तो फिर भाड़ में जाए, तो मैंने आ रही रहो। कंडीशन भी हमने देख लिया था, हमने टेबल देख लिया कि कब आप रेजिडेंट बन सकते हो। एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं ये चीज़। अगर आपका कंडीशन ए फुलफिल हुआ तो आप रेजिडेंट तो हो, ये तो बात पक्की हो गई। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी, ये चीज़ आपको कंडीशन बी से पता चलेगी। अब कंडीशन बी भी पूरी हो गई, यानी कि आप इस वाले केस में आ गए, कंडीशन बी भी पूरी हो गई, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। नहीं हुई, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तीसरा कंडीशन है कि आपका कंडीशन ए ही पूरा नहीं हुआ, आपका आपका कंडीशन ए ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो आप सीधा ही भैया नॉन रेजिडेंट हो, आप कनाडा शिफ्ट हो जाओ, या आप हो चुके हो। नॉट जस्ट कनाडा, किसी भी देश में हो जाओ, वो तो बस बोलने की बात है वैसे। ये हो गया इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। दूसरा है एच यू एफ का इंडिविजुअल स्टेटस, सेक्शन अगेन 6। जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस के सेक्शंस है वो सारे के सारे सेक्शन 6 में ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। खैर, अब देखते हैं कि एच यू एफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा। सबसे पहले इसमें भी ये आर ओ आर और आर एन ओ आर होता है, यानी कि रेजिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी, ये इसमें भी होता है। सिर्फ इंडिविजुअल और एच यू एफ में होता है आर एन ओ आर का कॉन्सेप्ट। आर ओ आर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिविजुअल में होता है। आप मेरी राइटिंग देख के ना बेहोश ना हो जाना। या फिर एच यू एफ का, इन दोनों केसेस में ही होगा आर एन ओ आर, आर ओ आर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टेटस ऑफ कंपनी इसमें कभी नहीं होगा कि आपको आर एन ओ आर दिख रहा है, या तो फॉरेन हो गया तो इंडियन, सीधी सी बात है। एच यू एफ में और इंडिविजुअल में ये चीज़ होती है कि आप रेजिडेंट होने के बाद भी या तो आर ओ आर होगी या तो आर एन ओ आर होगे। ठीक है जी। चलो, एनीवेज इसके आगे का देखते हैं अब कि स्टेटस एच यू एफ का हमें कैसे पता चलेगा कि वो एन आर है, रेजिडेंट है, क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं कि कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, यानी कि एच यू एफ के डिसीजंस कौन लेता है, करता। तो वो डिसीजन लेने वाला इंसान कहाँ बैठा है, सबसे पहले हमें ये देखना है। अगर वो इंडिया में बैठा है, ठीक है, तो रेजिडेंट। ठीक है, अगर भारत से बाहर बैठा है तो उतना ही नॉन रेजिडेंट, सीधी सी बात है। ठीक है जी। और जैसे ही रेजिडेंट हो गया वैसे ही दूसरा, तो अब हमें ये पता ही नहीं करना कि आर एन ओ आर है, आर ओ आर है, दूसरा देखना ही नहीं है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भैया करता है, करता जो उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल देख रहा है वो इंडिया से ही देख रहा है। अब इसमें ये क्वेश्चन आ गया दूसरा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके लिए हमें क्या करना है, कर्ता का कर्ता का हमें ये देखना है कि कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। कर्ता अगर आर ओ आर है, एच यू एफ भी आर ओ आर। कर्ता आर एन ओ आर है, कर्ता आर ओ आर, ये एच यू एफ भी आर ओ आर। कर्ता आर एन ओ आर, एच यू एफ भी आर ओ आर, आर एन ओ आर। ठीक है, तो उस केस में वो सेम हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कर्ता सारे डिसीजंस साल भर में कहाँ से ले रहा है। इंडिया से ले रहा है तो रेजिडेंट, इंडिया से नहीं ले रहा है तो हो गया नॉन रेजिडेंट, एच यू एफ वहीं खत्म। ठीक है, अब अगर रेजिडेंट है तो कर्ता का स्टेटस देखेंगे। ठीक है, कर्ता का स्टेटस कैसे पता चलेगा कि भाई हम सेक्शन भी उसके लिए भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसके लिए हमने चेक कर लिया, वो अगर हमारा जो ऊपर में कंडीशन बी था वो फुलफिल कर रहा है, ये वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल कर रहा है, तो ठीक है भैया, एच यू एफ भी हो गया आर ओ आर। नहीं कर रहा, आर एन ओ आर हो गया। ठीक है, अब आ गया तीसरा, ये है कंपनी के बारे में। ठीक है, कि कंपनी इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए है, बाकी लॉ पर्पस के लिए अलग डेफिनेशन होती है, आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले, अगर कोई इंडियन कंपनी है तो आपके नाम में ही लिखा हुआ है भैया कि आप इंडियन हो, तो आप हमेशा ही रेजिडेंट रहोगे। इंडियन कंपनी तो रेजिडेंट रहोगे,
सीधी सी बात है, भारत का खाओ, भारत में टैक्स दो, बाहर कहाँ जा रहे हो। ठीक है जी। कुछ नहीं देखना, ना मेरे को ये देखना टर्नओवर, ना मेरे को देखना कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, सारे डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं। ठीक है। अगला है, अब बाकी के तीन ऑप्शंस की, या तो कंपनी इंडियन होगी तो रेजिडेंट हो गया, बाकी फॉरेन भी तो हो सकती है। बाकी तीन ऑप्शन हमारे पास फॉरेन के, अब फॉरेन में क्या देखना है हमें कि अगर अगर हमारे पास इसके बाद देखेंगे हम कि टर्नओवर कितना है। टर्नओवर 50 करोड़ है? नहीं है जी। अगर नहीं है तो आप भाड़ में जाओ, आप नॉन रेजिडेंट ही रहो। 100 रुपये कमा के हम उतना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं कि तुम्हारे पीछे टैक्स घूमते रहे, टैक्स लेते रहे। तुम नॉन रेजिडेंट ही कहलाओ। 50 करोड़ रुपए कमा नहीं रहे हो और फालतू में बकवास कर रहे हो। एनीवेज ऐसे करके नहीं बोला जाता, बट ठीक है। फॉरेन कंपनी है, 50 लाख, 50 करोड़ से साल का कम का सेल्स है, ये सेल्स देखनी है हमें, प्रॉफिट नहीं देखना। 50 करोड़ से कम की सेल्स है, नॉन रेजिडेंट। अब बाकी बच गए दो ऑप्शंस। फॉरेन कंपनी है, 50 करोड़ से दो ज़्यादा कमा रहे हैं जी। अब बताओ कि तुम्हारे डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं। डिसीजन इंडिया से लिए जा रहे हैं, इंडिया से लिए जा रहे हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा भी कमा रहे हो, अच्छा बेटा टैक्स दे के जाओ। अब डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं, इसका वो होता है कि सीईओ लोग जो हो गए, या जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मेन मेन डिसीजन लेने में जो लोग होते हैं, वो लोग कहाँ बैठते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, बाहर की कंपनी है। या फ्लिपकार्ट एक्चुअल में तो उन्होंने कुछ कुछ, क्योंकि उनके जो मालिक लोग हैं वो भी बाहर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन मान लो कि फ्लिपकार्ट है, जो कि साल का 50 करोड़ से ज़्यादा का ऑफकोर्स बेच रही है। तो अगर उसका जो मालिक है वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, वो अगर इंडिया में रहते तो वो इंडियन कंपनी कहलाती, इंडिया में रेजिडेंट होती। लेकिन क्योंकि वो रजिस्टर्ड भी सिंगापुर में, इसलिए उसको फॉरेन कंपनी यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे। तो अब एक एक मिनट को आपको मैं एग्जांपल देता हूँ फ्लिपकार्ट का। कंपनी रजिस्टर्ड है फॉरेन में, तो हो गई फॉरेन कंपनी। ऊपर वाला तो हम पे एप्लीकेबल नहीं है। 50 करोड़ से ज़्यादा कमा रही है, जी कमा रही है। उसका डिसीजन लेने के लिए जो लोग बैठे हैं, यानी कि सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, वो कहाँ है, इंडिया में है, बाहर हैं जी, वो बाहर है। तो यानी कि कौन सा केस लग गया, फॉरेन कंपनी। हाँ जी। 50 करोड़ से ज़्यादा, हाँ जी। इंडिया से बाहर डिसीजन लिया जा रहा है, हाँ जी। तो क्या बन गए, हम नॉन रेजिडेंट बन गए, इसलिए फ्लिपकार्ट नॉन रेजिडेंट है। ऐसे ही अब रिलायंस का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। रिलायंस कौन सी कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड है जी, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। तो जैसे इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो फिर एक ही ऑप्शन है उसका, आप तो भैया कहीं जा ही नहीं सकते, आप रेजिडेंट ही रहो। ठीक है। तो ऐसे करके हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी याद ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने टेबल दिया है, इससे आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे करके इसका निकालना है। ये टेबल इजी टू याद, मतलब याद करने में आसानी होगी इससे, rather देन कि जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें थ्योरी में बहुत सारा लिखा हुआ है। आप ऐसे टेबल इवन पेपर में भी बना सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। और उसको भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई तो करी है, चाहे आपने थोड़ी देर में पढ़ाई करी, चाहे शॉर्टकट से। बट ठीक है, आपके आंसर राइटिंग को हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन, बड़े दिनों से सुनते आ रहे हैं जी कि पेन को आधार से लिंक कराओ। पेन होता क्या है, किस सेक्शन में इशू होता है, क्या, कौन इशू करता है, ये सारे सवाल देखते हैं एक बार। पैन यानी कि फुल फॉर्म याद रख लेना, परमानेंट अकाउंट नंबर। पेपर जब देने जाओ तो अपना पैन कार्ड लेके चले जाना साथ में, क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसमें कुछ कुछ लिख दोगे। जैसे कि अब ये एक सैंपल पैन कार्ड है ये वाला। अब इसमें देखो क्या क्या हेल्प आपको मिल सकती है। कितने डिजिट का पैन नंबर होता है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे 10 डिजिट लिखा हुआ है। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी है, नंबर्स भी हैं। ये भी आप लिख सकते हो कि अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर है। ठीक है, बोथ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। ठीक है। इसके बाद इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वैसे ये तो आपको पता ही होगा, इनकम टैक्स का पेपर देने जा रहे हो। ठीक है। इसके बाद और क्या बोल सकते हो आप कि 10 डिजिट का ये है, इसका फुल फॉर्म आपको ये लिखा हुआ परमानेंट अकाउंट नंबर, ये भी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और तो अब इसमें से क्या क्या चीज़ें बच गई अलग से, फुल फॉर्म आपको मिल गया। इसका काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड की तरह है, आई कार्ड की तरह, हम बहुत बार वैसे भी यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या नाम है, कौन से सेक्शन में कवर होता है, सेक्शन 139 है। इतना याद मत रखना यार, फालतू में इतना ज़्यादा याद करने लगे तो हो गया। खैर एनीवेज, सो ये सारी चीज़ें हो गई। 139A सेक्शन हमारा हो गया। क्या काम आता है, टैक्स पेयर्स के आइडेंटिटी कार्ड की तरह ये यूज़ होता है, जैसे आधार कार्ड हमारा आइडेंटिटी कार्ड यूज़ होता है।
इनकम टैक्स में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है। 10 डिजिट का होता है, ये हमें यहीं से पता चल जाएगा। यूनिक होता है, ऑफ कोर्स आपने कभी ये नहीं देखा होगा मेरा भी पैन नंबर यही है, आपका पैन नंबर भी यही है। अल्फ़ा न्यूमरिक होता है, मेरा पैन नंबर जैसे कि है BNUPJ 708083G। इसमें नंबर्स भी आ गए, 4 नंबर्स हैं इसमें, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 नंबर्स हैं। तो ये आपको पता चल गया कि अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर है, बोथ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स होते हैं। इस मेथड से, या इस एक तरह से डिवाइस बोल लो इसको, या जो भी बोलो, इस नंबर से टैक्स से रिलेटेड जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन है इस नंबर पे सेव होती है। इनकम टैक्स के अथॉरिटीज़ या जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको मेरे बारे में कोई भी टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो मेरा पैन नंबर डालेंगे अपने डेटाबेस में, सारी चीज़ें उनको पता चल जाएंगी। और ऑलवेज, हाँ, आपने कई बार सुना होगा कि मेरे किसी दोस्त के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं, वो तो उस पे पेनल्टी है 5,000 रुपये की, और ऑफ कोर्स उसके साथ जेल वगैरह जो डराने के लिए वो लोग लिखते हैं वो लिखते ही हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हाँ, एक से ज़्यादा पैन पिछले टाइम में पॉसिबल भी था, अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड एक ही है, तो आधार कार्ड से एक ही पैन कार्ड बन सकता है ऑफ कोर्स। खैर, अब आते हैं, हमने इतनी देर से पढ़ाई कर ली कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है मेरा। तो देखो भैया, मैं तो इसके हिसाब से मैं 182 दिन भी रहा हूँ पिछले 7 साल में, जो है 730 दिन भी रहा हूँ पिछले 10 साल में। 2 बार मैं रेजिडेंट भी रहा हूँ इंडिया में, तो यानी कि मैं तो ROR बना। आप अपना अपना देख लो, कुछ लोग नॉन रेजिडेंट होंगे, कुछ लोग NOR भी होंगे जो बाहर आते जाते होंगे। ऐसे व्यूअर्स भी हों मेरे कैसे कभी। खैर, एनीवेज, तो किसके लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, देखते हैं एक बार। अगर आपने कोई इनकम इंडिया में रिसीव करी है, चाहे आप कहीं के भी हो, आपको टैक्स देना है, इसके लिए भी टैक्स देना है, इसके लिए भी, चाहे ये भी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको टैक्स देना ही देना है। इनकम, भारत सरकार बोल रही है कि ये माना जाएगा कि आपने आपकी इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, तो आपको टैक्स यहीं देना है। टैक्स, अगर पैसा, इनकम कुछ भी, या तो इंडिया में रिसीव कर रहे हो, या तो इंडिया में काम करके कमा रहे हो, या तो फिर इंडिया के किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो इनकम है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना ज़रूरी है, चाहे आपके कोई सा भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो, आप ये याद रखिएगा। तो वही है, तो इंडिया में अक्रू हुई या अराइज हुई, यानी कि सपोज किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपने बेच के पैसा कमाया, तो इंडिया में ही टैक्स दोगे भैया। उससे रेंट आ रहा है, इंडिया में ही टैक्स दोगे। आपने इंडिया में जॉब करी थी 10 साल पहले, उसका पेंशन मिल रहा है आपको, आप अभी US शिफ्ट हो गए हो, आपको इंडिया में ही टैक्स देना है। इनकम डीम टू बी अक्रू इन इंडिया। ये भी वही है कि भारत सरकार मान रही है कि भैया आपकी इनकम तो इंडिया में ही मानी जाएगी। अब बाकी जो इसके जो मेन आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो ये 3 केसेस हैं। और एक चीज़ और, अगर आप ROR हो, यानी कि जो कैटेगरी में मैं फॉल करता हूँ, मेरे लिए चाहे मैं दुनिया में कहीं भी इनकम कमाऊँ, मेरे को इंडिया में ही टैक्स देना है। ठीक है, ये सारे टैक्सेबल मेरे लिए। मैं दुनिया का कोई सा भी इनकम कमा लूँ, मेरे लिए टैक्स भारत में ही देना है। ठीक है। अब ऐसे ऐसे में देखो, ये चार, चाहे कोई भी कमाए, कोई मतलब नहीं है। अब ये कलर यहाँ वाइट में, वाइट तो दिख नहीं रहा है गुरुदेव, तो आपको ग्रीन से, मैं एक ये वाला है, चाहे कहीं भी कमाऊँ, इंडिया में देना है, ये मेरा हाल है। बाकी कुछ लोगों के लिए ऐसी इनकम भी है, जो आप कहीं भी रहो, मेरे को, भारत सरकार को कोई मतलब नहीं है, आपने कमाई आप दो। वो कौन सी इनकम है, ये वाली, जो कि जिसमें भी इंडिया आ गया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू इन इंडिया, राइजन इन इंडिया, डीम टू अक्रू इन इंडिया। इंडिया में कमाया, पैसा दो, बात खत्म। अब कुछ केसेस आ गए जो कि बाहर बाहर के हैं, आउटसाइड इंडिया में, मेरे लिए तो फिर टैक्सेबल रहने ही वाला है, क्योंकि मैं कहीं भी कमाऊँ, टैक्स भारत में ही दूंगा। इन लोगों के लिए नहीं है भैया, ये लोग फ्री हैं। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर की किसी बिजनेस से आपने कोई पैसा कमाया, मैं तो फिर भी टैक्स दूंगा भैया, मैं ROR हूँ। मैं निहायती, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं बाहर जा सकूं या बाहर से कमाऊं, मेरी कोई ऐसी या फिर मैं रहता इंडिया में हूँ, मेरे को इंडिया से बहुत प्यार है, तो इंडिया में ही टैक्स दूंगा मैं, मेरे को बाहर देने का कोई मन नहीं है। ठीक है, बाकी लोग शिफ्ट हो गए हैं, एंजॉय भी करेंगे, नॉट टैक्सेबल। अदर देन अनव
अब वो भी मेरे लिए टैक्सेबल है, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैंने इनकम कहाँ से कमाई कैसे कमाई, सबका टैक्स इंडिया में ही देना है। अगर आप इस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, जो कि मेरे को लगता है कि 95% या 99% लोग इसमें फॉल करेंगे, जो मेरे व्यूअर्स हैं। बट एंड इवन जो हम लोग क्लासेस देख रहे हैं, जो भी है, जो इन दोनों कैटेगरीज में है, उनका ध्यान रखना कि अगर इंडिया से बाहर से पैसा आ रहा है तो आपको टैक्स नहीं देना, सीधी सी बात है। जहां भी आउटसाइड इंडिया आ जाए, जहां भी आउटसाइड इंडिया आ जाए, और अदर देन अबव का मतलब है कि आउटसाइड देन इंडिया। ठीक है, तो अगर आप भारत से बाहर पैसा कमा रहे हो तो इन लोगों को नहीं देना है टैक्स, इन लोगों को। ठीक है। अगर आप और अगर आप आर ओ यानी कि रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आग लग जाए दुनिया में, आपको कोई मतलब नहीं, आप तो आंख बंद करके टैक्स दे दो। इतनी उम्मीदें मत पालो कि मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। खैर, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, है जी। तो अब देखते हैं कि इनकम कौन सी मान ली गई। कि डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, यानी कि चाहे आपने इंडिया में रिसीव करी हो या ना करी हो, भारत सरकार मान लेगी कि आपने इंडिया में ही रिसीव करी है। और जो इंडिया में रिसीव करी है वो सबके लिए टैक्सेबल है। अभी अभी हमने देखा, जिसमें इन इंडिया आ गया उसमें इन इंडिया ही टैक्स देना है, मतलब कोई बाहर नहीं जाने दे रहे। ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम को भारत सरकार मान लेती है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेता है कि ये इंडिया में ही रिसीव हुई है। सबसे पहला कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यानी कि आपकी नौकरी चल रही है इंडिया में। ठीक है। इंडिया में आपका जो पीएफ का पैसा है, आपके एम्प्लॉयर ने, यानी कि आप जिसके यहाँ जॉब कर रहे हो उस आदमी ने पीएफ का पैसा जमा करवाया, जो उसके लिमिट से ज़्यादा है। लिमिट कितनी है जी? 12% की लिमिट है। तो 12% से ज़्यादा अगर उसने जमा करवाया तो वो इनकम आपकी इंडिया में, तो जाहिर सी बात है आप जॉब इंडिया में कर रहे हो तो मानी जाएगी इंडिया में ही है। इंडिया में जॉब कर रहे हो, इंडिया का एम्प्लॉयर है, उसने इंडिया के प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करवाया, 12% से ज़्यादा करवाया, तो आप इंडिया में है। ठीक है, आपकी सैलरी यहीं, आपका जो इनकम है वो यहीं का माना जाएगा। सेकंड, इंटरेस्ट जो आएगा उस आरपीएफ से, ठीक है, ये 9.5% से अगर ज़्यादा है तो इसके ऊपर का इनकम जो है ना वो इंडिया में माना जाएगा। इसका मतलब है कि इसके नीचे की कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होती। आपकी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, तो 12% तक अगर कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपके पास, जो कि 12% का, ये पीएफ एक्ट में लिखा हुआ है कि 12% का कंट्रीब्यूशन हमारा एम्प्लॉयर करेगा, तो अगर उतना कर रहे हैं तो ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो लगेगा। अब 9.5% का ये जो इंटरेस्ट है, ये मैक्सिमम लिमिट रखा हुआ है, इससे कम भी मिलता है बहुत बार, 8 8% भी चल रहा होता है। तो अगर इतना तक इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर चला गया तो टैक्स लगेगा, हालांकि इतना ऊपर गए तो जन्म हो गया भैया, कभी नहीं मिला। खैर, तीसरा पॉइंट है कि अनरिकॉग्नाइज्ड फंड से रिकॉग्नाइज्ड फंड में अगर आप कोई पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो इंडिया में माना जाएगा। इंडिया में ये फिर क्यों क्यों होगा इंडिया में? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहाँ का होगा? इंडिया का ही होगा। तो आप इंडिया में जैसे ही पैसा घूम रहा है तो माना ही जाएगा भैया कि इंडिया में रिसीव हो रहा है। और ये क्या है? कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग। आप अटल पेंशन योजना में कोई सा भी पैसा डाल रहे हो, या किसी भी कोई पेंशन स्कीम है उसमें आप पैसा डाल रहे हो और उतना ही सरकार डाल रही है, तो जब भारत सरकार आपको पैसा दे रही है तो मानेगी ना भैया कि वो पैसा आपको भारत में ही मिल रहा है। ठीक है। आपको वैसे यहाँ याद रखने के लिए आपको बता देता हूँ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इंडिया का ही होगा। ये तो काला ही हो गया भैया, दोबारा से देख लेते हैं। ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इंडिया का ही होगा, तो इंडिया का होगा तो इंडिया में ही माना जाएगा। 9.5% का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से। तो जब वहीं से आ रहा है तो माना ही जाएगा, चाहे वहाँ कंट्रीब्यूशन करो चाहे इंटरेस्ट लो। तीसरा है कि पैसा ट्रांसफर हो रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। ठीक है जी। तो जब फिर दोबारा वही तीसरी कहानी, प्रोविडेंट फंड इंडिया का तो पैसा वहीं माना जाएगा। ये कौन सा? ये पेंशन स्कीम के लिए है कि भारत सरकार अगर आपको पैसा दे रही है, भारत सरकार पैसा दे रही है तो फिर टैक्स लेगी ना भैया, फ्री में कोई सेवा नहीं चल रही है। तो खैर, जिसको कम मिलती है उसको उसको टैक्स भी नहीं लगता। अब ये है मेन क्वेश्चन, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इनकम क्या होता है, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इनकम 5 हेड के अंदर होता है। और उसके अंदर फिर अलग अलग उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, आज एक बार देख लेते हैं। इनकम आती है सैलरी से। ठीक है। एक बहुत सारी सैलरी जो मिडिल क्लास या सैलरी क्लास के जो लोग होते हैं उन लोगों का मेजर इनकम ये होता है। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास घर है जिसको आपने किराए पे लगा दिया, किराए से पैसा आ रहा है, रियल एस्टेट वाले लोगों का। ठीक है।
प्रॉफिट फ्रॉम गेन एंड बिजनेस, बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस कौन से लोग हो गए, वही जो कुछ बना रहे हैं बेच रहे हैं। प्रोफेशन हो गया डॉक्टर, लॉयर, सीए, जैसे हम हैं, तो अगर प्रैक्टिस में रहे हम तो वो प्रोफेशन में काउंट होता है। कैपिटल गेन हो गया कि आपने कोई चीज़ बेची, सपोज आपने घर बेचा, कोई ज्वेलरी बेची, कोई गाड़ी बेच दी, या कुछ भी चीज़ बेची जो आप बिजनेस के फॉर्म में नहीं बेच रहे हो, तो आपको वो कैपिटल गेन में आएगा। और अदर सोर्स, तो कहीं आपको लग रहा हो कि बस यही चाह रहा है, मैं तो भैया मैं तो ऑनलाइन ड्रीम इलेवन पे पैसा कमाऊंगा, तो अदर सोर्स में आ जाओ ना, क्या दिक्कत है। इनकम कमाओगे, हम छोड़ेंगे तो नहीं। तो खैर, इन सब को जोड़ के हमारा आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से माइनस कर देंगे थोड़ी बहुत डिडक्शन, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि नोटिसेस आ रहे हैं आजकल, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो 80C में डिडक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है वो हम कब कैलकुलेट करते हैं, कैसे करके, उसमें क्लबिंग हो जाती है, सेट ऑफ होता है। क्लबिंग सेट ऑफ क्या होता है ये आपको आगे के चैप्टर्स में बताया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई बच्चा है 18 साल से कम का है और वो पैसे कमा रहा है, तो उसकी बच्चे की इनकम, उसके पेरेंट्स उस पे टैक्स भरते हैं। तो उसकी इनकम उसके पेरेंट्स के इनकम में क्लब हो जाती है। क्लब यानी कि जुड़ जाती है। तो सपोज 100 रुपये आपने कमाए, 2000 रुपये आपके पापा ने कमाए, तो जब आपके पापा टैक्स देंगे तो दोनों जोड़ के 2100 रुपये पे टैक्स देंगे। ये होती है क्लबिंग। दूसरे की इनकम भी आपके में जुड़ जाएगी। सेट ऑफ ये होता है कि पिछले साल, अब एक दो है यहाँ पे सेट ऑफ में, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर या अर्लियर प्रीवियस ईयर का। तो करंट पीवाई का मतलब कि इस साल मेरा एक बिजनेस में 10,000 का लॉस है, दूसरे में 25,000 का प्रॉफिट है, तो नेट इनकम बताऊंगा 15,000 रुपये। ठीक है, और उस पर टैक्स लगेगा। और एक होता है कि पिछले सालों का जो मेरा घाटा था वो मेरा आ रहा है, 8 साल तक हम आगे ले जा सकते हैं कि सपोज मैंने इस साल घाटा किया 1 लाख रुपए का, अगले साल मेरा 1.5 लाख का प्रॉफिट है, तो अगले साल मैं टोटल नेट कर लूंगा, 50,000 रुपये जो बना मेरा जो नेट प्रॉफिट है उस पर मैं टैक्स दूंगा। ये खैर इसका जो डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे वो लास्ट यूनिट में है, वहाँ पे हम देखेंगे इसको। अब ये आ गया स्लैब रेट्स। डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि क्या क्या है, और उसके साथ साथ स्लैब रेट्स भी देखते हैं। वी आर अप्रॉक्सीमेटली टू क्लोज दिस चैप्टर। तो अब देखते हैं कि सीनियर सिटीजन सबसे पहले होते कौन है। अब वैसे तो आप लोगों को पता होगा सीनियर सिटीजन कौन से होते हैं, जिन्होंने 60 साल से ज़्यादा की उम्र क्रॉस कर ली है। 60 साल की उम्र कब देखनी है? अगर पिछले साल में एक दिन के लिए भी आप 60 साल के हो गए, ऑन एनी डे, पिछले साल में यानी कि प्रीवियस ईयर में, अगर आप एक दिन के लिए भी 60 साल के हो गए तो आप सीनियर सिटीजन माने जाओगे। सीनियर सिटीजन में हम हो गया तो मेरे को क्या फ़ायदा है जी? देख लीजिए, आपकी इनकम स्लैब में ये हो जाएगा 3 लाख तक नो टैक्स। ठीक है जी। 3 लाख से 5 लाख तक में 5%, 5 लाख से 10 लाख में 20%, और 10 लाख के ऊपर में 30%। ये आपका हो जाएगा स्लैब, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो। एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी जी ली लेकिन कमाना नहीं छोड़ पा रहे। ये जैसे कि हो गए एमडीएच वाले दादाजी थे। तो अब ये लोग कितना कमा रहे हैं देखते हैं, पहले तो इनकी एज देख लेते हैं। 80 साल या उससे ऊपर, उसके बाद भी कमा रहे हैं भाई साहब। बट ठीक है। और हाँ, ये सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इंडिविजुअल होना ज़रूरी है दोनों ही केसेस में। जो इंडिविजुअल होगा वही सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन हो सकता है। अब सुपर सीनियर सिटीजन है तो हमें क्या छूट दे रखी है भैया सरकार ने? तो ताकि आपका जो बुढ़ापा है वो बढ़िया से कट जाए, ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, उसके लिए आपके लिए ये किया गया कि 5 लाख तक सीधा नो टैक्स, 5 लाख के ऊपर 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। सीधा सीधा सुकून की ज़िंदगी। अब इसके बाद है इनकम जो कि सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट हैं। देख लेते हैं एक एक बार कि कौन कौन सी इनकम है जिस पर जो एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट वो इनकम होती है, आपको मैं बता दूं कि ये हमारी इनकम तो होती है, इनकम का फॉर्म पार्ट करेगी, लेकिन टैक्सेबल इनकम नहीं होती। तो हम जब आईटीआर फाइल करेंगे ना तो उसमें हम बताते हैं अलग से कि ये इनकम मेरी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो वो जीटीआई जब हमने ऊपर ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट किया उसमें ये नहीं आता, लेकिन उन सरकार को बताना पड़ता है कि मैंने इतना रुपए से, यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है यहाँ पे एग्जाम के टर्म्स में, जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हम सरकार को बताएंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम मेरी से 10 लाख रुपए है पिछले साल में, लेकिन वो ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं आएगा। एग्जाम्प्ट इनकम का मतलब ये होता है। ठीक है, एक तो हो गया हमारा ये एग्रीकल्चरल इनकम।
फिर इसके बाद है, ये अगला है कि एच यू एफ से अगर आपने कुछ पैसा कमाया तो एच यू एफ से पैसा कमाया हुआ आपकी इनकम का पार्ट नहीं होगा, अगर एच यू एफ ने उस कमाई पे टैक्स दे दिया है तो। टैक्स एक ही बार लोगे ना, या तो एच यू एफ से ले लो या तो मेरे से ले लो, जब एच यू एफ ने दे दिया मेरे पास क्यों आ रहे हो दोबारा। ठीक है। अब ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी आपको पता है कि 5 साल से ज़्यादा अगर हम एक ही कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी ग्रेचुइटी देती है, जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है। तो जब कानून में सरकार ने बोला होगा कि इनको इतना पैसा दो, उस पर भी टैक्स लेंगे, इतना भी बेकार नहीं है सरकार, तो ठीक है यहाँ पे छूट दी हुई है। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और किसी के लिए नहीं, प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हो तो नहीं मिलेगा ये छूट, या ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकारी कर्मचारी अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है, उसकी रिटायरमेंट की एज आई नहीं है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो फिर उस पे उस टाइम जो उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि जब हम जॉब छोड़ते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा देती है एक साथ कि चलो ठीक है जल्दी जा रहा है भैया, अब मेरे इतने पैसे बच जाएंगे, उसको सैलरी देने की बजाय एक साथ लमसम अमाउंट दिया जाता है, जो कि रिटायरमेंट अमाउंट या कुछ कुछ उसको बोला जाता है, और ये अमाउंट एग्जाम्प्ट इनकम होता है। ठीक है। इसके बाद है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपका जो पैसा यानी कि इंटरेस्ट या जो भी अमाउंट उससे मिलता है वो भी हमारा एग्जाम्प्ट है। नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना, जब उसको ख़त्म करवाते हैं तो उस पर मतलब जब ख़त्म होती है जो अमाउंट हमें मिलता है क्लोज करवाने पे, वो वाला अमाउंट जो है वो भी नॉन टैक्स एग्जाम्प्ट है। नॉट टैक्सेबल अलग वर्ड है, एग्जाम्प्ट अलग वर्ड है। ठीक है। तो दोनों को एक साथ यूज़ मत करना, कंफ्यूज मत करना, एग्जाम्प्ट अलग चीज़ होती है। एग्जाम्प्ट इनकम वो है जो टैक्सेबल, जो हमारे टैक्सेबल इनकम का पार्ट करेगी, टोटल इनकम का फॉर्म पार्ट करती है, लेकिन एग्जाम्प्ट होती है, वो अलग से शो करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पे अगर कोई इंटरेस्ट आता है, पहले स्कीम्स चलती थी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की, तो ये वैसे करके आपको याद रख लेना, पेपर में लिखने के तो काम आएगा ही। इसके बाद है ईएसआई फंड, अगर कोई गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है ईएसआई एक्ट के हिसाब से, ईएसआई जो हमारा पैसा कटता है वो ऑफ कोर्स फंड में जाके जमा हो जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट के, और उस पे अगर कोई इनकम कमा रहे हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट आ रहा है या कोई भी इनकम आ रही है, तो वो इनकम टैक्स एग्जम्प्ट होती है उनके, उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है जी। नाउ इसके बाद है, और कुछ रह गया क्या हमारा? आई थिंक दैट्स इट। इतना ही था हमारे इस चैप्टर से। ये जो पीडीएफ थी ये मैं आपको इस क्लास के लिंक में डाल दूंगा। थोड़ी सी लंबी हो गई क्लास, आई एम सॉरी, बट मेरा मेन एम है कि ठीक है आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो जाए। आई होप कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा था, सो ऑफ कोर्स यू कैन चेक दिस क्लास एट 1.25 एटलीस्ट, 1.25 की स्पीड पे। ठीक है। अब अगला चैप्टर आई बिलीव कि अगले वीक तक मैं ले आऊँगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, हैप्पी एग्ज़ाम्स, एंड प्लीज़